स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सैम करियर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सीटेट एग्जामिनेशन होने वाली है दिसंबर 2021 में, उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया है सीबीएसई ने, उसमें क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं सीबीएसई के द्वारा, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आपको कौन-कौन से चीज़ की आवश्यकता होगी अपने फॉर्म को फिल अप करने के लिए, एप्लीकेशन फीस वगैरह कितने होंगे, कौन-कौन से मैंडेटरी डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आप अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी जो भी नोटिफ़िकेशंस हैं आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो से अवगत हो सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, जो कि आपको सीटेट के लिए जारी किया है सीबीएसई ने। इसके थ्रू वॉक थ्रू होंगे हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हेड में छपा हुआ है वो ये है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19/10, यानी कि 19 अक्टूबर को आप लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फी का वो है आपको 20/10/2021, यानी कि 20 अक्टूबर को 3:30 बजे दोपहर के पहले आप अपना एप्लीकेशन का फी जो है एग्जाम का वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको है 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी 2022 तक। ऑन सीबीटी मोड का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यही चीज मेंशन किया हुआ है इस पेज पर भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के। आगे देखते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी कैंडिडेट सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं। तो सबसे पहली नेसेसरी चीज वो है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए देखना। दूसरी चीज है जो दोस्तों वो सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप सीटेट के लिए अपेयर कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो चीज आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही सबमिट करनी है। और कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका दोस्तों पोस्टल एड्रेस है उसका पिन कोड वगैरह जो है सही से भरना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और उसके साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले हमें मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या बैंक के थ्रू, चालान कटा करके, जो भी तरह का पेमेंट मोड ऑप्ट करेंगे उस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ ई चालान। जो ई चालान आप जनरेट करते हैं और जो सबमिट करते हैं उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए कंफर्मेशन पेज के साथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाए और आगे भी किसी एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आपको इस वेबसाइट पे जाना है ctet.nic.in, गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, आपको मैं वेबसाइट खोल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैन इमेजेस वगैरह डालनी है, आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है, सिग्नेचर जो है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आगे भी मिलेगी। एग्जामिनेशन फी पे करने के लिए दोस्तों ई चालान चाहिए या ई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप किस तरह से ये चालान भरना चाहते हैं या फिर ये फी पे करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं आगे। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है वो आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप, एनी आइडेंटिटी एज एप्लीकेशन एप्लीकेबल, जो है जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उसके अंदर आपको एक पासवर्ड चूज करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है ताकि आप अगर भविष्य में जब भी लॉगिन करना चाहें तो वो आप लॉगिन कर सकें। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी जो बनाई हुई है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर जो पासवर्ड है वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए। अगर ABCDEFGH ऐसे लिख रहे हैं तो 8 कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। पासवर्ड में एक एटलीस्ट वन अपर केस यानी कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस यानी कि एक लोअर लेटर होना चाहिए, लोअर अल्फाबेट,
और एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 0 to 9 तक ये होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, @ हैश, $साइन, परसेंटेज साइन, ये वगैरह आप यूज कर सकते हैं। और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड आपने रखा है वो आप भूल सकते हैं, या फिर आपको कोई नई पासवर्ड की जरूरत है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है दोस्तों, वो आपका पिछला 3 पासवर्ड, अगर आपने कंटिन्यूअसली पासवर्ड चेंज किया है तो आपने जो पीछे 3 बार यूज कर चुका है पासवर्ड, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपना पासवर्ड जो है किसी के साथ डिस्क्लोज ना करें, किसी को वो पासवर्ड आप अपना दिखाएं नहीं। और सीटेट या फिर एनआईसी ये कभी भी इस पासवर्ड वायलेशन को कभी भी छोड़ती नहीं है आपके लिए, कि आप अगर कोई गलती इसमें करते हैं पासवर्ड से रिलेटेड और उसका मिसयूज होता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, और आप पे हो सकता है लीगल एक्शन भी लिया जाए। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपका सेशन, जो भी आप ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, वो अगर सेशन आपका खत्म हो गया है तो वहां से आपको लॉग आउट कर लेना चाहिए, ताकि कभी भी वो टेम्परिंग आपका नहीं हो सके, आपका यूजर आईडी उसमें टेम्पर्ड नहीं हो सके, या फिर किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू। अगर बात करें दोस्तों ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस की, तो स्कैन फोटो और सिग्नेचर जो है दोस्तों वो मैंडेटरी है यहाँ पर। आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इस अपलोड जो करना है आपको, जो फोटोग्राफ आप स्कैन करेंगे, वो दोस्तों आपको जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। इसका जो साइज होगा वो 10 to 100 KB में होगा। जो डायमेंशन है आपके फोटोग्राफ की दोस्तों, वो 3.5 सेंटीमीटर जो कि उसकी चौड़ाई होगी, और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। इस इमेज का जो साइज, जो फाइल आप तैयार करेंगे दोस्तों, वो 3 to 30 KB के अप्रोक्स होनी चाहिए। डायमेंशन आप ध्यान रखें दोस्तों, और साइज, बिना साइज के ये अपलोड बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि आप candidates are advised to keep the scanned images of latest photograph and signature of the candidates ready in JPG format। यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप उसको तैयार रखें दोस्तों। आगे बात करें तो ये अपलोड करने के बाद आपको मैच कर लेना है एग्जाम के टाइम पे, कि आप ये फोटो साथ में ले जाएं। कभी कभी ये मांग देते हैं जरूरत पड़ने पर। आगे बात करें दोस्तों तो एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो एग्जामिनेशन फी जो है दोस्तों, वो जनरल के लिए आप देख सकते हैं पेपर 1 के लिए 1000 रुपीज है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 500 रुपीज है। वो SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल है। और अगर बोथ पेपर आप देना चाहते हैं 1 और 2 दोनों, तो वैसे केस में दोस्तों आपको 1200 रुपये, और SC ST के लिए 600 रुपये चार्जेस हैं। इसमें जो भी जीएसटी वगैरह लगेगा दोस्तों, एप्लीकेशन फी आप जब पे करेंगे, तो वो जीएसटी आपको बैंक खुद चार्ज करेगी, तो वो आपको हो सकता है कि ये 1200 की जगह 1215, 1220 ऐसे भी लग सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट्स की जहां तक बात है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या है। तो रेमिटेंस थ्रू ई चालान बाय डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फी इन सीटेट एग्जाम फी अकाउंट विद कैनरा बैंक। तो ये जो सीटेट एग्जाम का जो फी का अकाउंट है दोस्तों, आप उसमें ई चालान जनरेट कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। और एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हैं, तो आप ई चालान जनरेट करके वो जा करके आप कैनरा बैंक के किसी भी ब्रांच में वो उस ई चालान के माध्यम से आप अपना फी जो है एग्जाम का वो सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन मोड कहने का मतलब दोस्तों कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी चीज से अपना पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें, और उसको सुरक्षित रूप से रख लें अपने पास, ताकि आपको किसी भी तरह का आगे भविष्य में जरूरत पड़ने पे दिक्कत ना हो। और दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट्स सेटिस्फाई हिज और एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, यानी कि सबसे जो मेन चीज है दोस्तों, वो आपका एलिजिबिलिटी है। आप एलिजिबल होने चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो चीज आप बिल्कुल ही चेक कर लें। मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में भी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है। आपका नाम है, आपके फादर्स का नेम है, आपका मदर्स का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। और ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इन चीजों में करेक्शन करने का मौका सीटेट नहीं देती है, सीबीएसई बिल्कुल ही नहीं देती है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे सबमिट करना है, और ऑल द डिटेल्स शुड बी सप्लाइड, यानी कि जो भी डिटेल्स उनके द्वारा रिक्वायर्ड है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर कैन नॉट बी चेंज्ड एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फी हैज बीन सबमिटेड। यानी कि एक बार आपने एग्जामिनेशन फी पे कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी रीजन से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई आपको करने नहीं देगी। तो करेक्शन जो भी है दोस्तों, वो एक पर्टिकुलर विंडो है जो कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का इन लोगों ने मेंशन कर दिया है, जो कि बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको ये एडिटिंग मिलेगा मौका करने का। और उसके बाद अगर ये डेट आपने मिस कर दिया 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको एडिटिंग करने का कोई भी चांस दिया जाएगा। उसके बाद
इस डेट के बाद यानी कि 28 अक्टूबर के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स चेंज करने के लेकर के। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं करेक्शन अपडेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पेज पे इसमें क्या आपको मेंशन किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों लिखा है बोर्ड विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी करेक्शन एडिशन और डिलीशन इन एनी पर्टिकुलर वंस फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाटसोएवर द रीजंस में बी। यानी कि दोस्तों बोर्ड ने साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आप किसी भी कारण से अपने करेक्शन नहीं करा पाते हैं, एडिटिंग नहीं करा पाते हैं किसी भी फील्ड को लेकर के, वैसे केस में एक बार वो जो डेट है आपको 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर वो निकल जाने के बाद आप किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए बोर्ड आपको किसी भी रीजन से चेंज करने नहीं देगी। ये तो फिक्स है दोस्तों। तो ये जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम में बिल्कुल ही ध्यान रखें कि किसी भी तरह का मिस्टेक आप ना करें। दोस्तों कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक एन ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आप कौन कौन से पार्टिकुलर्स पे आप अपना चेंज या एडिटिंग करा सकते हैं या फिर करेक्शन करा सकते हैं। वो है आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड, पेपर वन और पेपर टू, सब्जेक्ट फॉर पेपर टू, फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, लैंग्वेज वन एंड और लैंग्वेज टू ऑप्टेड, एड्रेस ऑफ correspondence and the name of the institution, college, university from where he or she has obtained his or her B.Ed degree or diploma in elementary education etc। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके नाम, पापा मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो कैटेगरी है, आप किससे बिलोंग करते हैं, जनरल, बीसी, ओबीसी, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, कौन कौन सा पेपर आपने ऑप्ट किया है, आपका सब्जेक्ट पेपर टू के लिए क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर आपका जो भी है वो आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज जो आपने ऑप्ट किया है वो आप चेंज कर सकते हैं, आपका जो एड्रेस है वो आप एडिट कर सकते हैं, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, जहाँ से भी आपने बीएड की डिग्री ली है या डीएलएड की डिग्री ली है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप एक ही बार ये चेंज कर सकते हैं, वो जो विंडो मैंने आपको बताया 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में। एंड दिस फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, यानी कि सिर्फ एक बार आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। और दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस वंस रेमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड फॉर फ्यूचर टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि एक बार जब आपने फी पेमेंट कर दिया इस एग्जाम के लिए तो आपको वो वापस नहीं मिलेगा, या फिर कभी भी ये भविष्य में किसी और एग्जाम के लिए आपको सीबीएसई ये नहीं मौका देगी कि आप इस फीस के इससे आप एडजस्ट करा सकें दूसरे एग्जाम को लेकर के। तो नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी कि कोई भी जो आपका चेंज है, जो भी एडिटिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको ऑफलाइन मोड पे आप नहीं कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एप्लीकेशन डाल दिया या फिर आपने फैक्स कर दिया या फिर ईमेल कर दिया और कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप फैक्स कर दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे मेरा पेपर वन जो मैंने ऑप्ट किया है वो पेपर टू करना है या फिर पेपर टू चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, चॉइस ऑफ सेंटर चेंज करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फैक्स कर दिया या फिर एप्लीकेशन एक डाल दिया या फिर मेल के थ्रू लिख दिया सीटेट को कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे एप्लीकेशन में ये चीजें मुझे बदलनी है तो वो आप कर दें। तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन, जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जब विंडो खुलेगा वो आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट, प्लीज विजिट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जब भी आपका एडमिट कार्ड दोस्तों रिलीज होगा सीटेट एग्जाम के लिए, उस टाइम पर आप जाकर के इस वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है दोस्तों सीबीएसई का, जो इस एग्जाम के लिए जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की आपको परेशानी है, एक्सेप्ट फॉर दोज हु नीड एडिटिंग, उनके अलावा ये जो एड्रेस है श्रीमती पूनम सचदेवा, डिप्टी सेक्रेटरी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट की, सीटेट यूनिट की जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं पूनम सचदेवा, उनके नाम से आप ये एड्रेस पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं सीटेट से रिलेटेड। आगे देखते हैं दोस्तों इनका जो ईमेल आईडी है, आप देख सकते हैं ctet.cbsc@nic.in। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ देख लीजिए 011-22240-107 और 222-011-222-40112। तो ये दोनों नंबर पे आप दोस्तों कॉल करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और देख लीजिए दोस्तों जो मेन मेन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, द कैंडिडेट मस्ट रिटेन कंफर्मेशन पेज एंड कैंडिडेट कॉपी ऑफ ई चालान। ये आपके पास होना मस्ट है। आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो और आपका जो कैंडिडेट कॉपी है ई चालान का वो मस्ट है आपके पास, आपको रखना ही है रिकॉर्ड के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
उसके बाद दोस्तों, क्वालिफाइंग द सीटेट वुड नॉट कन्फर अ राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप समझ सकते हैं, जो कोई भी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग भी, आपको पता है कि सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये एग्जाम होता है, ना कि किसी जॉब के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए दोस्तों, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर मिल सकती है, और आप ईमेल भी जो आपको मेंशन किया है ऊपर ctet.cbse@nic.in, वहां से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको ईमेल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, और दोस्तों आपका ओन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर आप मेंशन करें जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ताकि कोई भी जो सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सीटेट जो कुछ भी नोटिफिकेशन या अलर्ट जारी करती है किसी भी समय पर, तो वो आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर वो चीज मिल जाए। आगे दोस्तों देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें निकल करके आ रही है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और क्या क्या चीजें सीबीएसई ने शेयर की। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, कंटेंट्स जो है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है: बैकग्राउंड, रेशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स, अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है दोस्तों। तो आपको मैं एक एक करके सारी चीजों से अवगत कराऊंगा इस वीडियो में। अगर एक वीडियो में ये संभव नहीं हो पाया दोस्तों, तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी जारी करूंगा। तो दोस्तों आज देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो मैं आपको ले चलता हूँ, इस वीडियो के थ्रू कहाँ कहाँ तक ये पहुंच पाते हैं हम लोग, ये देखते हैं कोशिश करके कि आज एक वीडियो के अंदर ये खत्म हो जाए, चूंकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के बारे में आपको अगर पता हो, नहीं पता हो, तो मैं इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द आरटीई एक्ट, द नेशनल काउंसिल for teacher education NCTE wide notification dated 23rd August 2010 and 29th September 2011 laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher for class 1 to 8। यानी कि दोस्तों ये जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 23 आरटी एक्ट के तहत जो एनसीटीई का एक्ट था, उसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक पर्सन के लिए वो फुलफिल करने के लिए सीटेट के जरूरत पड़ी थी हमें। आगे दोस्तों बात करें कौन कौन सी बॉडीज हैं जो ये करा सकती हैं, तो he or she should pass the teacher eligibility test TET which will be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCTE। यानी कि दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो NCTE है, उनका जो गाइडलाइन आता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करा सकती है। तो दोस्तों यही है आपको सीटेट जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। आगे दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, स्कूल फॉर दिस पर्पस मीन्स एनी स्कूल वेयर सीटेट इज एप्लीकेबल एज पर आरटी एक्ट 2009। CTET means Central Teacher Eligibility Test. Qualifying examination means examination on the result of which the candidate becomes eligible to apply for Central Teacher Eligibility Test. Rules means the rules specified by the CBSE for the conduct of CTET under the Directive of Ministry of Education, Government of India, New Delhi. Scheduled caste means scheduled caste as specified and laid down by the Government of India। यानी कि शेड्यूल कास्ट में वो लोग आएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल ट्राइब्स में वो लोग आएंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है कि हाँ ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे। जो रूल्स है दोस्तों वो सीबीएसई के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाइड होंगे वो हो गए। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों जो कि आप समझ सकते हैं खुद भी। आगे चलते हैं दोस्तों, ओबीसी के बारे में भी वही है सेम चीज, और डिफरेंटली एबल पर्संस में भी वही सेम चीज अप्लाई होता है। जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उनको ये लोग कंसिडर करते हैं। एग्जामिनिंग बॉडी जो है वो दोस्तों सीबीएसई है, जो कि सीटेट कंडक्ट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आगे दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, कब से कब तक ये एग्जाम होने वाली है दोस्तों। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि आप सभी को पता ही है अभी कि 16 दिसंबर 2021 से ये एग्जाम शुरू होगा और ये 13 जनवरी 2022 तक चलेगा। दोस्तों एग्जाम का जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको मैं बता दूं 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्जाम होगा। यानी कि आपको
कुल मिलाकर के 150 मिनट मिलेंगे। ये 2 शिफ्ट में होगा दोस्तों एग्जाम, 9:30 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। और ये सीबीटी मोड पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा सिर्फ और सिर्फ। ये कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा या आपको पेन पेपर के थ्रू टेस्ट नहीं होगा। ये जो शिफ्ट 2 है दोस्तों वो 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा, यानी कि 2:30 PM टू 5 PM ये एग्जाम आपको सीबीटी मोड पे देना होगा शिफ्ट 2 के लिए। आगे दोस्तों एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों उस पे आपका सारा कुछ मेंशन्ड होगा कि आपका एग्जाम का डेट कौन सा है। 16 जनवरी से लेकर 16 दिसंबर से, माफ कीजिएगा, 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक में कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने जा रहा है, आपको कौन से शिफ्ट में जाकर के एग्जाम देना है। दोस्तों चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं सीटेट के लिए, तो इन्होंने शिफ्ट वाइज कर दिया है और चेंजेस कर दिए हैं अकॉर्डिंगली। और ये टाइम ड्यूरेशन भी अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ 15 दिन और 13 दिन 28 दिन के लगभग ये कुल मिलाकर के 1 महीना आप मान सकते हैं कि 1 महीना तक ये कंटिन्यू सीटेट का एग्जाम चलने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने बड़े स्तर पर सीटेट के एग्जाम में कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कौन कौन से मोड हैं जो सबमिट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसके थ्रू ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन। पहले जैसे आप दुकान से जा करके खरीद के एप्लीकेशन फॉर्म खरीद के उसे अप्लाई करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, वो प्रोसीजर अब नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ये एप्लीकेशन सबमिट होता है। अब स्कैन इमेजेस वगैरह आपको डालने हैं जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। और जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कैसे पे करना है। इफ डिसाइडेड टू पे fee through debit card or credit card, check the validity of the card and keep it ready with you while logging onto the website for submitting application form। यानी कि आपके पास जो कार्ड है दोस्तों, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी कार्ड, उससे आप अगर आपको पेमेंट करना है तो वो कार्ड आप अपने साथ रखें। फॉर्म भरने के टाइम पे एक बार आपका जब फॉर्म भरा जाए तो आप उस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको ओटीपी जनरेट करने के बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं और वहीं से आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा। और उस कंफर्मेशन पेज को दोस्तों आप अपने साथ जरूर रख लें रेफरेंस के लिए, ताकि वो बहुत ही, क्योंकि वो बहुत ही दोस्तों बहुत ही जरूरी चीज है। आपको उसी के रेफरेंस पे सारी चीजें देखनी है आगे भविष्य में। अब दोस्तों ई चालान के थ्रू अगर आपको पे करना है तो इफ डिसाइडेड टू पे थ्रू ई चालान, आपको ई चालान डाउनलोड करना पड़ेगा पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाकर के। और ये फी जो है आपको अकाउंट जो है आपको सीटेट एग्जाम फी का जो अकाउंट है कैनरा बैंक में, वहाँ पे जाकर के किसी भी कैनरा बैंक के ब्रांच में, आप कहीं पर भी रहते हो, आप किसी भी कैनरा बैंक के ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे कि आपको ये फी सबमिट करना है, वो चालान देंगे उन्हें, आप पैसे देंगे उन्हें कैश में, वो आपका फी सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन दे देंगे, वो आपको हो सकता है आकर के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़े। Once the payment has been confirmed by the bank or CTAT, a confirmation page will be generated। दोस्तों एक बार जैसे ही आपका ये confirmation पेमेंट का हो जाएगा, उसके बाद आप अपना कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाने के बाद सेव से रख लें। अब आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके द कैंडिडेट्स आर एडवाइजर्स फॉलोइंग। दोस्तों अगर आपने फी पेमेंट कर दिया है और आपके स्टेटस में नॉट ओके लिखा आ रहा है एप्लीकेशन के बाद, तो आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है दोस्तों, इसको लेकर के मैंने देखा है लोगों में बहुत ही ज्यादा चिंतनीय विषय है ये कि अब पैसा कट गया है हमारा तो अब हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करें और देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है वैसे कंडीशन में जहां पे आपका पेमेंट कट गया है बट आपका पेमेंट स्टेटस ओके नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, इफ द फी इज पेड थ्रू ई चालान बी डिपॉजिटिंग कैश बाय डिपॉजिटिंग कैश इन अबव मेंशन्ड बैंक। यानी कि अगर आपने कैनरा बैंक में ई चालान के थ्रू अपना जमा किया है फी, तो उनको डायरेक्टली बैंक के पास जा करके उनको बोलना पड़ेगा कि आपने फी जमा किया है, तो इसका जो स्टेटस है आप वेबसाइट पर अपडेट कर दें कृपया करके। उसके बाद दोस्तों इफ द फी इज पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्टेटस इज नॉट ओके or the transaction is cancelled and the amount will be refunded to the concerned credit card or debit card within a week। अगर आपने दोस्तों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया है पेमेंट और आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया है वैसे केसेस में, या फिर आपका ट्रांजेक्शन पे हो गया है बट स्टेटस ओके नहीं आ रहा, तो वैसे केस में आप वेट कर लें, वो आपका ओके हो जाएगा एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद। अगर कैंसिल हो गया और आपका पैसा कट गया है तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है इसमें। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिफंडेड टू कंसर्न्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड विद इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपका जो भी पैसा अकाउंट से कटा है वो आपके अकाउंट में वापस से चला जाएगा। आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों देखिए, इफ द फी इज पेड थ्रू नेट बैंकिंग एंड स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल एंड ट्रांजेक्शन इज नॉट completed, such candidates have to pay the fees
ऐसे केसेस में दोस्तों अगर नेट बैंकिंग में आपका पेमेंट फेलियर हुआ है तो वैसे केस में आपको फी फिर से पे करना पड़ेगा। आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि और क्या-क्या चीजें हैं। प्लीज नोट दैट द फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ एटसेट्रा विल बी रिजेक्टेड। यानी कि दोस्तों जो कुछ भी आपको मैंने मेंशन किया पीछे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान, उसके अलावा किसी भी मोड में पेमेंट सीटेट एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आईपीओ के थ्रू पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। और साफ साफ यहाँ पे सीटेट ने मेंशन कर दिया है कि फी एक बार जब आपने पे कर दिया वो किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं होगा। ये बात दोस्तों वैसे भी आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप फी एक बार पे कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल ही होता है। द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज टू सीटेट यूनिट। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आप कंफर्मेशन पेज अपना जनरेट करते हैं तो आपको वो कंफर्मेशन पेज अपने रेफरेंस के लिए रखना है, ना कि आपको उस हार्ड कॉपी को सीटेट के किसी भी ऑफिस में सेंड करना है। However, the candidates are advised to retain the hard copy of the application, that is confirmation page और चालान if the fee is paid by e-चालान for future reference। हाँ दोस्तों, मैंडेटरी ये है कि आप कंफर्मेशन पेज जो है अपना हार्ड कॉपी के तौर पे रखें, चालान जो है आप जो फी पे कर रहे हैं वो भी रखें साथ में फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जो टीचिंग स्टाफ के लिए चाहिए होता है सीटेट में अप्लाई करने के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, जो एनसीटीई है, जो गाइडलाइन जारी करती है, जो डिटरमाइन करती है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस एक बंदे में, एक इंसान में होने चाहिए, एक पर्सन में होने चाहिए जिनको हम टीचर के रूप में रिक्रूट कर रहे हैं। किसी भी टीचर में, एजुकेशन टीचर्स के क्षेत्र में, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या फिर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल्स कॉलेजेस में जो कुछ भी एनसीटी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना है। तो अगर आप एनसीटी के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे अगर आप देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप खुद को एलिजिबल पाते हैं तो आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें दोस्तों, वो लोग भी जब अपना स्टेट वगैरह, स्टेट से रिलेटेड निकालते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस या रिक्रूटमेंट रूल्स वो लोग लगाते हैं कि हाँ एक इंसान ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेट होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट उन्होंने पास किया हो, वो इस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी अगर आप दोस्तों उस स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये रिक्रूटमेंट रूल्स दिखेंगे कि कौन कौन से मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं स्टेट वगैरह या सीटेट में अप्लाई होने के लिए। या फिर जो केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर जो नवोदय विद्यालय की समितियां हैं, उस उनके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स वो समिति निकालती है, वो भी अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हैं, यानी कि उस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों देखिए आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज और हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। यानी कि आपको अपने से खुद से वो सारी चीजें चेक करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अगर भविष्य में दोस्तों आप इसको क्वालिफाई कर भी जाते हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एलिजिबिलिटी पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो वैसे केसेस में आप अगर पास भी कर जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों, आपकी सारी मेहनत बर्बाद जा सकती है। इसलिए बेहतर है दोस्तों आप सब कुछ पहले खुद से पता कर लें, एलिजिबिलिटी पता कर लें अच्छे से कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कौन कौन से रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, आपके एरिया में जो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आगे बात करें दोस्तों तो स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है सीटेट का वो क्या क्या होगा। आगे देखिए दोस्तों, कैंडिडेट ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, it is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified। यानी कि अगर आप अप्लाई हो भी रहे हैं दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एलिजिबिलिटी वेरीफाई हो चुका है। वो आपको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरीफाई करेंगे कि आपने सही से ये सब कुछ डिटेल्स वगैरह दिए हैं कि नहीं, आप एलिजिबल थे या नहीं। आगे देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट।
इसमें कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, क्या अल्टरनेटिव्स है, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे है, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ पेपर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको इसके अगले पार्ट में यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है सीटेट से रिलेटेड, वो उस बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको और कौन-कौन से डाउट्स हैं मन में। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो हमारे चैनल सैम करियर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं बात करूंगा पार्ट 2 में, जहां पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बाद क्या कुछ पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, क्या कुछ सेंटर से रिलेटेड जानकारी है, और भी बहुत सारी बातें हम बात करेंगे दोस्तों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। क्या क्या चीजें हैं जो और कुछ जरूरी है आप लोगों को जानना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले और एग्जामिनेशन देने जाने से पहले, तो उसमें हम दोस्तों चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।